हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रणव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे चैनल कीप लर्निंग विद प्रणव पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस करा था। हमने डिस्कस कर लिया था सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल थ्योरी और व्हाट इज़ सेल के बारे में। इस वाले एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं दी हुई है, हमने सेल वॉल के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। तो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर दिस सेशन। तो अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म के बारे में जान लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म में होता क्या है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब जेली मतलब थोड़ा नरम सा होता है। ये फाइंड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। देख लीजिए, तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ तो देख लीजिए, ये रहा साइटोप्लाज्म, ये पूरा जेली लाइक सब्सटेंस पूरे सेल में, ये यहाँ से लेकर ये पूरा पिंक वैसे कलर तो अलग होता है इनका, मगर डायग्राम में ऐसा रिप्रेजेंटेड है। तो ये रहा सेल मेम्ब्रेन और ये रहा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियस और ये बीच में प्रेजेंटेड है, ये ऐसे सर्कल बना हुआ है। ये न्यूक्लियस हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये पूरा पार्ट है, ये पूरा खाली सब्सटेंस है, तो इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके गाइस, और इसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब छड़े हुए हैं, इन्हें हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे ये वाले और ये वाले, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन्हें ही हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। मैंने आपको बता तो दिया, आगे हम और डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, अब हम और बात कर लेते हैं। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ओके, तो अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल कंपोनेंट्स या ऑर्गेनल्स। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट है। तो ये अभी ये साइटोप्लाज्म को दिखाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम पिक करा है। तो मैंने अभी सेल ऑर्गेनल इसमें दिखाए नहीं है, तो फिर घिच-पिच हो रहा था। ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में। बात कर लेते हैं ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब सेल ऑर्गेनल्स, कोई और ऑर्गेनल्स नहीं बता रहा मैं। तो दी वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट विद इन दिस सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। तो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स, जैसे न्यूक्लियस हो गए, ये सारे क्या हैं, ये सेल कंपोनेंट्स ऑर्गेनल्स ही तो हैं। न्यूक्लियस मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बता दिया, मगर ये वो भी एक कंपोनेंट ही है, सेल ऑर्गेनल ही है, वो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। ओके, all these components are special and specific to their function। सबका अलग अलग काम होता है। कोई सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कोई सेल न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कोई अपना डीएनए रखता है और सारी चीज़ें, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो लाइसोसोम तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और इस वाले लेक्चर में तो हम माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर लेते हैं। इन जनरल देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मेन ऑर्गेनल्स। उनमें से 8 टाइप्स में से हम आज पढ़ने जा रहे हैं 6 टाइप्स। तो पूरी वीडियो ज़रूर अच्छे से देख लेना। क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, 2, 3rd गोल्जी अपैरेटस, 4th एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 5th राइबोसोम और 6th न्यूक्लियस, वो हमने डिस्कस कर ही लिया। ओके गाइस, ओके, द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो अभी हम क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बात करने वाले हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स पहला टॉपिक था, ये देख लीजिए पहला टॉपिक। ओके, तो क्या होता है क्रोमोसोम्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बताया मैंने अभी आपको, मतलब धागे जैसे होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के होते हैं। ये देख लीजिए आप, ये धागे छोटे छोटे होते हैं, एक्स बनाते हैं, ये ऐसा एक्स, ऐसा कुछ ऐसे टाइप का कुछ ये बनाते हैं। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम दी पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स आप जानते ही होंगे, जिनमें हमारा कैरेक्टर का पता चलता है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी की, उनसे ही हम जीन्स बोलते हैं, जीनस। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, किससे बने हुए होते हैं, डीएनए से बने हुए होते हैं। किसकी फॉर्म में, मतलब ये क्रोमैटिन या प्रोटीन की फॉर्म में बने हुए होते हैं। ये सारे क्रोमैटिन प्रोटीन क्या है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और यही मेन चीज़ें बनाते हैं। सेल भी ऑलमोस्ट सेल प्रोटीन से ही बना हुआ है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन
यही बताया मैंने आपको, इसमें इन्फॉर्मेशन कैरी होती है, क्योंकि डीएनए भी तो इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है। तो डीएनए ही क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर इन्फॉर्मेशन तो होगी फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब पेरेंट्स में से दूसरे उनकी जनरेशन में आते हैं, तो कोई आपने देखा होगा ये अपने थोड़ा पापा जैसा दिखता है, आपने कभी देखा होगा ये तो मम्मी पे गया है, ये बातें क्या होती है, क्या यही तो होता है, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से तो ये होता है। ओके गाइस, तो मैंने आपको क्रोमोसोम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये एक सेल ऑर्गेनेल है। और माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सॉसेज शेप्ड। आपने सॉसेज देखा होगा, सॉसेज, ये कुछ ऐसा सॉसेज होता है, कुछ ऐसे टाइप का, इधर से मोटा बन गया थोड़ा सा, मगर वो ऐसा कुछ ऐसा ही दिखता है, कुछ ऐसा ही दिखता है। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये इसको अगर कोई बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक लाइन में डिफाइन करो, इट इज़ पावर हाउस ऑफ सेल। ये इसकी एक लाइन में डेफिनेशन, अच्छी वाली डेफिनेशन हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक काइंड का रेस्पिरेशन करते हैं। इन दिस सेल इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का। किसकी फॉर्म में करते हैं, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करते हैं, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में क्या करते हैं ये। अब गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें यही 9 चीज़ें प्रेजेंट होती है, मैं आपको बता दूं। पहला होता है ग्रेन्यूल, सेकंड होता है राइबोसोम, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनमें 2 मेम्ब्रेन होती है। पहली होती है ये वाली तो है आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली है ये वाली है इनर मेम्ब्रेन। इधर देख लीजिए, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन 7 नंबर और आउटर मेम्ब्रेन 8 नंबर। तो अब ये क्या काम करती हैं, ये काम करती हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है, मैं आपको बता दूं। जब इनर मेम्ब्रेन होती है, वो आपने कभी देखा होगा, आपने ये ऐसी बोरी देखी है। अब इस बोरी में हम एक और बोरी डाल दें, मतलब सैक बोलते हैं जिसके अंदर हम सामान, गेहूँ वगैरह, हमारे वीट और चीज़ें कैरी करते हैं। तो अब इसमें एक और बोरी डाल दें, तो उस बोरी का क्या होगा, वो बोरी भी ऑब्वियसली उसके अंदर बड़ी बोरी डालें, वो एक बोरी का साइज़ है 50 सेंटीमीटर, और अभी उसी के अंदर हम 100 सेंटीमीटर की बोरी डाल दें, तो क्या होगा, उसके अंदर अब फोल्डिंग्स हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो क्या होगा, उसमें फोल्डिंग्स आ जाएगी। जब वो फोल्डिंग्स आएगी, उन फोल्डिंग्स वैसे ही सेम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन से बड़ी होती है, और उसी के कारण उसके अंदर फोल्डिंग आ जाती है, और उस फोल्डिंग को हम क्रिस्टे ही बोलते हैं। ये देख लीजिए, ये फोल्डिंग आ रखी है, इसे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टे। तो देख लीजिए 3rd नंबर क्रिस्टे, ये देख लीजिए, ये रहा। ओके, 4th होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनके मेम्ब्रेन में स्पेस होती है, देख लीजिए, ये मेम्ब्रेन में और दूसरी मेम्ब्रेन में स्पेस है थोड़ा बहुत, तो ये भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो जाती है। और फिर 5th आता है मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ये रहा खाली एरिया। और 6 होता है एटीपी सिंथेस पार्टिकल। 6th वाला ये देख लीजिए, ये एटीपी को सिंथेस करता है, मतलब एटीपी यहीं पे ही बनती है, फॉर्म होती है। देखिए, जो एटीपी किससे बनती है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, F1 F0 एंड F1 पार्टिकल्स। ओके, तो ये रहा F0 एंड F1 पार्टिकल्स। तो इन F1 और F0 पार्टिकल्स का काम होता है, ये जो F1 पार्टिकल है, इस पार्टिकल में से क्या होता है, एटीपी जनरेट होती है F1 पार्टिकल से। ओके गाइस, और तभी जाके एटीपी का सिंथेस होता है, मतलब एटीपी बनती है। फिर इनर मेम्ब्रेन आपको मैंने बता ही दिया, फिर आउटर मेम्ब्रेन भी बता दिया। फिर आता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये 9th नंबर, ये रहा डीएनए। तो डीएनए, ओके गाइस,
गाइस अब हम बात कर लेते हैं गोल्जी अपैरेटस के बारे में। गोल्जी अपैरेटस ये बहुत मेन चीज़ है जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ओके गाइस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू मॉडिफाई प्रोटीन्स। इसका मेन काम क्या होता है, यही प्रोटीन को मॉडिफाई करने में काम आती है। ओके मतलब जो प्रोटीन होते हैं वो अच्छे से बन पाते हैं इसके अंदर। जैसे ये प्रोटीन है तो वो अच्छे से, इसको मान लीजिए आप प्रोटीन है ये, और ये प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन अच्छे से मतलब मॉडिफाई अच्छा वाला प्रोटीन बन जाता है जो सेल के लिए आगे जाके हेल्पफुल होता है। तो आपके सिलेबस में अभी ये नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हायर लेवल में जब बताऊँगा। ये क्रिस्टन ये सारी चीज़ें आप इसकी कंपाउंड छोड़ दीजिए, बस आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। These modified proteins are placed in the Golgi so that it can transport elsewhere in the cell when required. अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं गाइज, हमारे इधर पास में एक घर बन रहा है तो उसके थोड़े नॉइस आ सकते हैं। मैं घर बनने की वजह से मैं आपको वीडियो थोड़ी ना बनाना छोड़ सकता हूँ, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा और थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। आप स्टडी पे फोकस करने जाए। थोड़ा माइक का भी इशू आपको लग रहा होगा, वो इसी वजह से आ रहा है थोड़ा। Okay guys, so these modified proteins are placed in Golgi so that it can transport elsewhere in the cell when required. मतलब ये Golgi ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, थोड़ा डायग्राम इग्नोर करिएगा। और ये इधर ये कुछ ऐसे टाइप का गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब इसको इधर प्रोटीन की ज़रूरत है और अच्छा प्रोटीन नहीं मिल रहा तो ये इधर जाएगा और अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। ये होता है गोल्जी अपैरेटस का काम। ओके गाइज, आपको समझ में आ गया होगा गोल्जी अपैरेटस। तो अब बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ओके गाइज, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। मतलब इसके अंदर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन्स तो किस किस में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और एक न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और सेल में भी मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है। इट फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। और द ईआर इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला जो टाइप है वो है स्मूथ ईआर एंड दूसरा जो टाइप है वो है रफ ईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके गाइज अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट सिंथेसाइजेज एंड सीक्रेट्स प्रोटीन्स इन द सेल्स। अब ये क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, मतलब प्रोटीन जितने भी प्रोटीन आते हैं उनको सही करता है और सिंथेसाइज करता है। ओके गाइज, दी SER नाउ अब आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER इसकी शॉर्ट फॉर्म है, S का S और ER। दी SER इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फोस्फोलिपिड्स। अब इसका काम तो क्या है, आपको एग्ज़ाम में ही पूछा जा सकता है कि व्हाट्स वर्क ऑफ रफ ER, व्हाट इज़ रफ ER। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा जवाब देना है। प्रोटीन्स का PP है ना तो कंफ्यूजन हो सकता है, और स्मूथ ER का होता है फोस्फोलिपिड्स। द मेन लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट and are very important in the process of metabolism। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द अदर सेल पार्ट लाइक गोल्जी अपैरेटस। ये प्रोटीन्स का मैंने आपको बताया, गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करना। तो ये क्या काम करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। ये भी एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है और क्या करता है, सिंथेसाइज करता है फॉस्फोलिपिड्स और कई मेन लिपिड्स को। ओके गाइस, तो अब आता है हमारा मेन टॉपिक, लास्ट टॉपिक, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम देख लेते हैं। अब हम वाइल्ड एग्जामिनिंग द एनिमल एंड प्लांट सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप। जब भी हम अध्ययन
मतलब देखते हैं माइक्रोस्कोप को, यू माइट हैव सीन न्यूमेरियस ऑर्गेनल्स, छोटे छोटे एकदम ऑर्गेनल्स आपने देखे होंगे। कभी भी आपने अभी स्कूल में कभी भी आपने नोटिस करा होगा, तो आपने छोटे छोटे आपके लैब में होते होंगे ना माइक्रोस्कोप। तो एक बात बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। आपको इधर इमेज दिख रही होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इसी से ही ये दिखते हैं। ओके गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, और एब्रीवेटेड एज आरएनए, इसको हम आरएनए का भी थोड़ा बहुत दर्जा दे सकते हैं। इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स, ये हर जगह इक्वल, मतलब इधर इस वाले एरिया में 2 प्रेजेंट है, तो अलग वाले एरिया में भी 2 ही प्रेजेंट होंगे, मतलब इक्वल अमाउंट्स में। और आरएनए भी इनमें इक्वल अमाउंट में होता है सब में। जैसे इसके अंदर आरएनए है, जितना आरएनए है उतना ही सेकेंड राइबोसोम में होगा। मैं आपको इतना साइज़ बता दूं, जिस कमरे में आप ये वीडियो देख रहे हो उस कमरे को ले लो और अपनी एक कॉपी, आपने कॉपी ले रखी होगी, तो उस कॉपी में एक डॉट बनाओ। तो उस डॉट का साइज़ उस कमरे से कितना छोटा है, उसी को हम उतना मान सकते हैं। सेल के लिए राइबोसोम इतना छोटा होता है। राइबोसोम का साइज़ देख लेते हैं। राइबोसोम का साइज़ कितना होता है? राइबोसोम 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका कलर अभी तक दिखा नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, कुछ ऐसा। और इसके अंदर एक ऐसी लेयर बनी हुई होती है, ऐसी एक लेयर बनी हुई होती है। ओके, 2 सब यूनिट्स कंपोज एंड फंक्शन एज वन टू ट्रांसलेट दी एमआरए, मतलब मैसेंजर आरएनए। जो आरएनए कोई मैसेज प्रोवाइड करता है कोई इस पार्ट से उस पार्ट में, तो उसका भी ये काम कर लेता है। लोकेशन का होती है, राइबोसोम्स आर ऑर्गेनल्स लोकेटेड इनसाइड द एनिमल एंड ह्यूमन सेल एंड प्लांट सेल। ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल और प्लांट सेल में, दोनों में। ओके, आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।